everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GKGS series of more than 1000 questions which will be helpful for SSC MTS exam, SSC CHSL exam and SSC GD exam and SSC selection post phase 10 exam, and apart from that any one day exam in which syllabus of GKGS is mentioned. We have already discussed history and then geography and static GK. Now we are doing polity and this is the part 4 of the polity. Those who didn't see the previous lecture can check the playlist. Keep your notebook and pen with you so that you can write the important information. Now the first question is, which amendment act decreased the voting age from 28 to 18 years? वोटिंग एज जो है इनिशियली 21 था और बाद में इसको 18 कर दिया गया. आपको बताना है कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये हुआ था. ओके, either it is 61st act or option B 54th act or option C 36th act or option D 27th act. बेसिकली क्या है, 61st अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को CAA से लिखूंगी, आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, बार बार मैं पूरा नहीं लिख सकती तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था कि एज को रिड्यूस करके क्या कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था. कौन से इलेक्शन के लिए? लोकसभा के इलेक्शन के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली है, इन दोनों के इलेक्शन के लिए. और इसमें जो आर्टिकल नंबर 326 है इसमें अमेंडमेंट किया गया था. ओके, तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 61st अमेंडमेंट एक्ट. ओके, और क्या है इसमें 36th अमेंडमेंट एक्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिक्किम जो है वो इंडिया से जुड़ गया था और फुल फ्लेज स्टेट बन गया था. सो हमारा आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन ए 61st अमेंडमेंट एक्ट होगा. नाउ द नेक्स्ट इज आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ. आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू whom? ऑप्शन ए प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन बी इंटरस्टेट काउंसिल और ऑप्शन सी रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स और फाइनेंस कमीशन. बेसिकली अगर मैं बात करूं प्लानिंग कमीशन की, तो प्लानिंग कमीशन जो है वो नॉन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर आप कह सकते हैं कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है. और ये कब स्टेब्लिश हुआ था प्लानिंग कमीशन? ये 1950 में स्टेब्लिश हुआ था और अभी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया है नीति आयोग से. ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल जो है वो आर्टिकल 263 के अंदर आता है. फाइनेंस कमीशन की मैं बात करूं तो ये आता है आर्टिकल 280 के अंदर. सो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्योंकि ये आर्टिकल 280 के अंदर आता है. ठीक है, और दिस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट. फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट. सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन डी फाइनेंस कमीशन. Okay, with Ayog, article number 280 constituted by president. Now the next is GST council is headed by. GST council को head कौन करता है? ऑप्शन ए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी कैग और ऑप्शन सी RBI गवर्नर और ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर. बेसिकली जीएसटी इज हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. ये जो जीएसटी काउंसिल है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये किसके अंदर आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 101st अमेंडमेंट एक्ट. ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि जीएसटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है, तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आता है. और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में. कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 2017 1 जुलाई. सो आवर आंसर विल बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि केंद्रीय वित्त मंत्री. Okay, now the next is who hoist the national flag at the Red Fort on Independence Day. यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से राष्ट्र ध्वज कौन फहराता है? चीफ जस्टिस या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 9 सेकेंड लगे लोगों को आंसर देने में और 92% लोगों का आंसर सही था. ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि रेड फोर्ट पे जो नेशनल फ्लैग है वो कौन होइस्ट करता है? आप खुद बता दीजिए. सो बेसिकली आंसर क्या हो जाने वाला है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंस डे पे करते हैं. और फर्स्ट टाइम किसने रेड फोर्ट पे किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन सा है? बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट अलग अलग कंट्री से
फॉलो किया है, ठीक है। यूएसए की बात करूं तो इससे हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, मैं एफआर लिख रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स। और क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, और प्लस है जुडिशियल रिव्यू, ये जो पूछा गया है आपका जुडिशियल रिव्यू, ये वाला जो है ये हमने यूएसए से ही लिया है। किसे लिया है, यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू। अब अगर मैं आयरलैंड की बात करें तो इससे लिया है हमने डीपीएसपी, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी। उसके बाद कनाडा की बात करूं तो इससे हमने लिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, स्टेट और सेंटर को कौन सा पावर अलोकेट होगा, कैसे बाइफरकेट किया जाएगा, ये चीज पता चलता है कनाडा, ये चीज हमने लिया है कनाडा से। ओके, सो आवर आंसर विल बी यूएसए, अमेरिका, जहां से फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया गया है। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म पीरियड फॉर वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का टर्म यानी टेन्योर कितने ईयर का होता है। ऑप्शन ए 1 ईयर, ऑप्शन बी 7 ईयर, ऑप्शन सी 3 ईयर और 5 ईयर। सो वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका टर्म जो होता है वो होता है 5 ईयर का। कितना होता है, 5 साल का होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए राज्यसभा का मेंबर होना बहुत जरूरी होता है, प्लस 35 ईयर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आर्टिकल 63, यहाँ पे क्या है, पॉलिटी में आपको नंबर्स ही याद रखने हैं। सो आर्टिकल 63 बताता है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट किसको रिजाइन करेगा, प्रेसिडेंट को करता है। प्रेसिडेंट को रिजाइन करना होगा तो वो वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, और वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को करेंगे, ठीक है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को करेगा और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, ठीक है। सो आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। Now the next is who appoints Attorney General of India? So Attorney General of India को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं AGI, Attorney General of India। ये इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं, इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो Attorney General of India को अपॉइंट करेंगे, और ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। AGI को बोला जाता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। क्या बोला जाता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये बोला जाता है इनको, ठीक है। आर्टिकल 76 बताता है, आर्टिकल 76 बताता है एजीआई के बारे में, ठीक है। सो आर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नाउ द नेक्स्ट इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी वेंकैया नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकिर हुसैन जो है वो सबसे ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और शॉर्टेस्ट टेन्योर वाले, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के प्रेसिडेंट रहे हैं, सबसे कम टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ठीक है। वेंकैया नायडू ये एट प्रेजेंट आपका वीपी के पोस्ट पे हैं, प्रेजेंटली वीपी यही है। फर्स्ट वीपी की बात करें तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये ही आपके आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो कौन है, ये है आपके होम मिनिस्टर। Now the next is the headquarter of the World Trade Organization is located at, जो WTO इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WTO, और इसका हेडक्वार्टर है वो है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है, जेनेवा में, और जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड, ओके, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम है इंटरनेशनल ट्रेड को मेंटेन करना, ट्रेड को मेंटेन करना लेकिन इंटरनेशनली। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जज का, हाई कोर्ट के जो जज है उनका रिटायरमेंट का एज क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए 65 ईयर, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 62 और फिर 55। कौन सा होगा। ओरिजिनली जो था वो रिटायरमेंट एज था 60 ईयर। कितना था, 60 ईयर, ठीक है। जब 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1963 में तो ये 60 से बढ़ाकर 62 ईयर कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 62 ईयर, ठीक है। सो हमारा आंसर जो हो जाएगा 62। इसके बाद फिर से डिमांड की गई कि 65 कर दिया जाए, बट अभी 65 नहीं है। सो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ से आपका लेवल 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेवल 1 खत्म हो गया, अब लेवल 2 की बात करते हैं, ठीक है। लेवल 2, द फंडामेंटल राइट guaranteed by the Indian Constitution to the citizen of India can be suspended only by। इसमें पूछा गया है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कब सस्पेंड किया जा सकता है। आप देख सकते हैं लेवल 2 आया, 22 सेकंड 22 सेकंड टाइम ज्यादा लग गया, और यहाँ पे 75% लोगों ने सही किया है। कब इसको सस्पेंड किया जाता है, किया जा सकता है,
ऑप्शन ए एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, या फिर ऑप्शन बी जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन ए प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, बाद में ऑप्शन डी फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड एट एनी टाइम। अभी के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इसमें भी ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आंसर होगा मौलिक अधिकारों को किसी भी समय निलंबित यानी सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की बात करें, अगर मैं बात करती हूँ, ये जो आपको दिख रहा है नेशनल इमरजेंसी, ये आता है आर्टिकल 352 में। और नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जाता है? जब ये वो कहते हैं ना नेशनली दो कंट्री में वॉर हो रहा हो, तो या तो एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है, विद्रोह हो जाए, उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगता है। तो पहले फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकता था, लेकिन अब आर्टिकल 21 है, 21 आर्टिकल स्पेशली यानी राइट टू लाइफ जो बोलते हैं, वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। Okay, so answer is option D. Now the next is, for which of the following does the CAG act as auditor? CAG यानी Comptroller and Auditor General of India. Comptroller A for Auditor. Okay, Auditor General of India. So Auditor General of India जो है, इनको किसके लिए ये ऑडिटर की तरह वर्क कर रहे होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के लिए कर रहे होते हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए कर रहे होते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, या फिर बोथ। बेसिकली क्या है, कैग तो ऑडिटर के लिए वर्क करता है, तो ये यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही होता है। ठीक है, एक कैग इंडिया के लिए भी और यूनियन यानी कि पूरा इंडिया और स्टेट दोनों के लिए होता है। आर्टिकल 148 बताता है कि देयर शैल बी अ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये कैग जो है इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट कैग थे वो वी नरहरि राव थे। करेंटली कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं आपके करेंट ये ऑडिटर कैग। नाउ द नेक्स्ट इज, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड 9th शेड्यूल? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जिसमें 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था? ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं, ऑप्शन ए देखते हैं थर्ड में क्या हुआ था? पार्लियामेंट का कंट्रोल था किस पे? प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन फूड आइटम्स। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो फूड आइटम है उसका प्रोडक्शन, उसका सप्लाई में कुछ सर्टेन कंट्रोल था पार्लियामेंट का। 8th में बताया गया है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, SC और ST शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब होते हैं ना, उनके रिजर्वेशन की बात की गई है। 7th में क्या है? 7th में बताया गया है कि एक कॉमन हाई कोर्ट होगा 2 या 2 से मोर स्टेट के लिए। एक स्टेट के लिए भी हो सकता है या एक स्टेट से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। ठीक है, और क्या है फर्स्ट वाला? अब फर्स्ट जो है यही बताता है किसके बारे में? ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड इन द 9th शेड्यूल, यही बताता है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड इन द 9th शेड्यूल। कौन सा 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था? फर्स्ट वाला ऐड किया गया था। सो फर्स्ट 1951। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है लैंड रिफॉर्म्स एक्ट टू प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, प्रोटेक्ट लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इमरजेंसी, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, जूम कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल इमरजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वर मेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट? यानी कि 44th संशोधन जो हुआ था उसमें क्या हुआ था ये आपको बताना है। नो चेंजेस वर मेड, नहीं, ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स आर्म्ड रिबेलियन वाज एडेड इंस्टेड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ये बिल्कुल सही है। जो नेशनल इमरजेंसी था यानी कि आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, उसमें आर्म्ड रिबेलियन को रिप्लेस किया गया किससे? मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन से सब्स्टिट्यूट करा दिया गया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, ये भी सही है। सो बिल्कुल सही है, सब्स्टिट्यूशन भी हुआ था और प्रोक्लेमेशन भी हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन D, both and C, both B and C. Now the next is, in which city is Indian Railway Coach Factory located? Railway Coach Factory जो है, रेल कोच फैक्ट्री, ये कहाँ पे लोकेटेड है? बेंगलुरु में, ऑप्शन बी कपूरथला, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी चितरंजन। सो ये अगर मैं बात करूँ रेल कोच फैक्ट्री की, तो ये है कपूरथला पंजाब में। कहाँ पे है? कपूरथला पंजाब में है। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ, पंजाब में है।
ओके 1986 में ये स्टैब्लिश हुआ था। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स सबसे पुराना माना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम विच कंट्री वाज द प्रोसीजर टू आर्म्ड द कॉन्स्टिट्यूशन टेकन, अमेंड, सॉरी आर्म्ड नहीं है, ये है अमेंड। बोला गया है कि किस प्रक्रिया में संविधान में संशोधन, जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं यूएसए का। यूएसए से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स प्लस अभी हमने देखा था जुडिशियल रिव्यू। कौन सा, जुडिशियल रिव्यू। नाउ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है ये अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना प्लस इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। किसका, इलेक्शन राज्यसभा का। ओके नाउ जर्मनी से हमने इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट लिया है और यूके से हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। ओके सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, हमारा आंसर होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड को अमेंड कर सकते हैं ये कॉन्सेप्ट लिया है। Now the next is which amendment acts made Sikkim a full-fledged state of India। अब तो आप ये खुद ही बता सकते हैं क्या आंसर होना चाहिए इसका। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36th। ये जो 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इसमें सिक्किम फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। इससे पहले ये जो सिक्किम था वो प्रिंसली स्टेट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। यानी कि जब इवोल्यूशन हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का तो डी फैक्टो पीएम कौन थे, मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर एच एन कुंजरू। बेसिकली डी फैक्टो पीएम जो थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। और इंडिपेंडेंस के बाद ये जो है वो पीएम बन गए। ऐसे तो डी फैक्टो पीएम थे, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद ये पीएम बन गए। ओके सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो डिप्टी पीएम भी बने और होम मिनिस्टर भी बने हैं, होम मिनिस्टर। अभी कौन है होम मिनिस्टर, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नाउ द नेक्स्ट इज रामनाथ कोविंद इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 16th, 14th, 13 और 15। मिस्टर रामनाथ कोविंद जो हैं वो 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, 14th प्रेसिडेंट, और 2017 में ये प्रेसिडेंट बने। इसके पहले जो थे 13th नंबर पे ये थे प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। ओके नाउ जो जस्टिस सीजेआई हैं, सीजेआई कौन, जे.एस. शेखर, जे.एस. शेखर ने रामनाथ कोविंद को ओथ दिलाया था, क्योंकि प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है सीजेआई। ठीक है, तो सीजेआई जे.एस. शेखर ने इनको ओथ दिलवाया था। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15, यानी 15वें नंबर पे जो है इन्होंने, ये 15वें नंबर के प्रेसिडेंट, सॉरी ये 14th थे, सॉरी गाइज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14th नंबर पे। 13 मैंने बताया ना प्रणब मुखर्जी, और 14वें नंबर पे जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं रामनाथ कोविंद। ओके नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वॉज हेल्ड इन डैश ईयर। जो संविधान सभा है उसका इलेक्शन कब हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ, मतलब उस समय जो इलेक्शन की बात करी जा रही है, संविधान सभा का चुनाव वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था। सो इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन 1946। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1946। और पहला सेशन जो हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ओके और कितने मेंबर थे उस समय, अप्रोक्सीमेटली 207 मेंबर थे। नाउ द नेक्स्ट इज स्वर्ण सिंह कमेटी इज रिलेटेड टू। स्वर्ण सिंह कमेटी किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से, फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर 1984 सिख रायट्स, या फिर जलियांवाला बाग मसैकर। सो स्वर्ण सिंह कमेटी इज बेसिकली रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज। कितने मौलिक कर्तव्य हैं हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 51A, इसमें मेंशन है 11 फंडामेंटल ड्यूटी। और ये कब ऐड किया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। कब किया गया था, 1976 में। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। Now the next is which of the following article state the promotion of international peace and security। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आर्टिकल जो है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। ओके आइए एक एक आर्टिकल करके डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 48A बताता है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, इन सबको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। किसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन की बात करता है। ठीक है,
आर्टिकल 49 बताता है जो मॉन्यूमेंट्स है उनका प्रोटेक्शन स्टेट लेवल पे, एक होता है नेशनल लेवल पे और एक होता है स्टेट लेवल पे, आर्टिकल 49 बताता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 50 बताता है सेपरेट जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना। आर्टिकल 51 बताता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, सो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 यानी कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट इज under which article of the Constitution of India can members of Anglo-Indian community be nominated to the Lok Sabha by the President? Anglo-Indian community को nominate किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ये बताना है। आइए देखते हैं कि आर्टिकल करके। आर्टिकल 342 जो है वो SC/ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को कवर करता है। ऑप्शन बी 330 इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करी, जो SC और ST है इनके सुप्रीम उसमें पार्लियामेंट में इनके रिजर्वेशन सीट्स रिजर्वेशन की बात होती है। आर्टिकल 331 इज बेसिकली रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन, ठीक है। आर्टिकल 326 इसमें अमेंडमेंट किया गया था और वोटिंग एज को 21 से 18 बना दिया गया था। कितना बना दिया गया था? 21 से 18 बना दिया गया था, ठीक है। सो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 331। Now the next is which of the following article state the prohibition of employment of a child in factories? कौन सा आर्टिकल बताता है कि कारखानों से में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ये कौन सा आर्टिकल बताता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 बताता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर्स, जो लेबरिंग कराते हैं यानी कि काम करवाते हैं फोर्स से, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर्स। आर्टिकल 24 is all related to prohibition of employment of child in factories. Article 25 is related to freedom of religion, कोई भी रिलीजन को चूज करने का ऑप्शन जो होता है। मेनली जो कंफ्यूजन आती है वो आती है आर्टिकल 23 और 24 में, दोनों में लेबर के बारे में बात की गई है। जो आर्टिकल 24 है ये बताता है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, और आर्टिकल 23 जो बताता है वो बताता है फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, यानी कि जबरदस्ती काम नहीं करवाया जा सकता है किसी के भी साथ। ओके, सो आवर आंसर विल बी आर्टिकल नंबर 24, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following is article state the prohibition of traffic of human being and forced labor? This is what I'm talking about कि article 23 is all about this prohibition of traffic of human being and forced labor. forced labor को prohibit करना आर्टिकल नंबर 23 का काम हो जाएगा, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी ऑन ऑप्शन ए। यही दो क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रही थी। जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है, ओके, जो फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं, 12 to 35 जो होते हैं, ये सारे फंडामेंटल राइट्स आपको करना है। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट है जैसे 15 है, 7, ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी 15, 17, 19, 23, 24, 20, 21 सारे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नाउ द नेक्स्ट इज विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नमेंट? अगर आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पढ़ना है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि है, तो अगर आप कमेंट करेंगे मेजॉरिटी लोग तो फिर मैं एक सेपरेट वीडियो उसका ले आऊंगी जिसमें फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में बताऊंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, विच आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट प्रोवाइड ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर? कौन से आर्टिकल में इस बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर, प्रत्येक एक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? ये कौन सी आर्टिकल में बताया गया है ये आपको बताना है, ठीक है। सो आर्टिकल 151 की बात करें तो इसमें ऑडिट रिपोर्ट की बात होती है, ऑडिट रिपोर्ट। आर्टिकल 154 की बात करें तो इसमें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, ओके। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 बताता है कि देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, ओके। तो हमारा आंसर जो है वही हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 153, जिसमें बताया जाता है देयर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। लेकिन आप ध्यान रखें हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, और दूसरी तरफ से देखा जाए तो एक गवर्नर जो है सेम पर्सन 2-3 स्टेट का गवर्नर हो सकता है, दोनों अलग अलग बात है। एक
एक गवर्नर 2-3 स्टेट यानी एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी ऐसा हो जाए, लेकिन हर एक स्टेट पे एक गवर्नर होना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टेब्लिश पंचायती राज। ये ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि कौन सा स्टेट है जो कि पंचायती राज को फर्स्ट स्टेब्लिश यहाँ पे हुआ था। तो ये है आपका आंसर नहीं बता देती हूँ मैं डायरेक्ट, ऑप्शन ए राजस्थान, ये हुआ था यानी नागौर में। कहाँ पे? नागौर में फर्स्ट टाइम पंचायती राज एस्टेब्लिश किया गया था। पंचायती राज का जो होता है वो 3 टियर सिस्टम होता है, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो है ग्राम पंचायत यानी कि गांव लेवल पे, विलेज लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट होता है पंचायत समिति, ये होता है ब्लॉक लेवल पे, ठीक है। एंड उसके थर्ड में आता है जिला परिषद, ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, एंड सेकेंड स्टेट, ये हो गया फर्स्ट स्टेट तो राजस्थान है और सेकेंड जो है वो है आपका आंध्र प्रदेश। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था पंचायत को पार्ट 9 में। कौन से पार्ट में? पार्ट 9 में। Now the next is who among the following is associated with the concept of partyless democracy। partyless democracy से कौन जो है associated है ये आपको बताना है, ठीक है। सो बेसिकली आपसे पूछा गया है कि कौन सा लीडर है जो पार्टीलेस डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन डी विनोबा भावे। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी से जो रिलेटेड है वो है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। और इनको भारत रत्न भी अवार्ड दिया जा चुका है। भारत रत्न कब दिया गया था? 1991 में। ये बेसिकली एक सोशलिस्ट है। नाउ द नेक्स्ट इज Who was the PM of India from 10th November 1990 to 19th June 1991? यानी 1990 से 1991 के बीच में एक साल का टेन्योर रहा। कौन से प्रेसिडेंट का, कौन से प्राइम मिनिस्टर का, सॉरी प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह का, पीवी नरसिम्हा राव का या फिर राजीव गांधी का या चंद्रशेखर का? सो चंद्रशेखर हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक प्राइम मिनिस्टर की तरह वर्क किए हैं। ओके, वीपी सिंह जो थे हम 7th नंबर के पीएम रहे हैं, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव की बात करें तो ये 9th पीएम रहे हैं और राजीव गांधी जो है वो 6th नंबर के पीएम रहे हैं। Okay, now the next is which of the following expenditure is not charged on the CFI यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कौन सा चार्ज नहीं किया जाता है, ठीक है। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या सैलरीज ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट या फिर पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट या फिर सैलरी ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये तो CFI में ही जाता है, बिल्कुल सही है। सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट नहीं, ये गलत है। हाई कोर्ट जज की सैलरी जो होती है, हाई कोर्ट जज की सैलरी ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे डिपेंड करता है। किस पे? स्टेट से होता है। लेकिन इनका जो पेंशन होता है ना, पेंशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ये CFI से होता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा की भी सैलरी CFI से ही जाती है, लेकिन ये हाई कोर्ट स्टेट के बारे में बात आती है ना, तो ये स्टेट से कटता है। सो हमारा आंसर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है वो CFI से नहीं कटता है। ओके, now the next is who among the following tables the economic survey of in the parliament। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कौन करता है, ठीक है, उसका उल्लेख निम्नलिखित में से कौन संसद में आर्थिक सर्वेक्षण का उल्लेख करता है? कौन उल्लेख करता है देखते हैं, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या RBI गवर्नर या चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बेसिकली क्या है कि ये जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं यही करते हैं इकोनॉमिक सर्वे इन द पार्लियामेंट। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, CEO ऑफ नीति आयोग है या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसी को शॉर्ट में कैग बोलते हैं, ठीक है। सो हाईएस्ट रैंकिंग सिविल सर्वेंट जो है वो कौन है? ये है आपके कैबिनेट सेक्रेटरी यानी ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ द 15th लोकसभा। 15th लोकसभा का स्पीकर कौन है ये आपको बताना है। रवि रे या फिर PA सांगमा या फिर सुमित्रा महाजन या मीरा कुमार। आप सोचिए कि आपसे 15th ही क्यों पूछा गया है, यहाँ पे तो 17th लोकसभा चल रहा है ना, तो अभी तो 17th लोकसभा का पूछना चाहिए। 17 लोकसभा का वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ओम बिरला है। अब 15 क्यों पूछा गया है कि 15th का आंसर है मीरा कुमार। कौन है? मीरा
कुमार। ये एक्चुअली फर्स्ट वुमेन है जो स्पीकर ऑफ लोकसभा बनी है, फर्स्ट वुमेन हु बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सेकंड वुमेन है आपकी सुमित्रा महाजन, पहली सुमित्रा महाजन नहीं है, लोगों को कंफ्यूजन होती है, बट फर्स्ट सुमित्रा महाजन नहीं है, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो मीरा कुमार है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज India is a federal republic with 28 state and dash union territories। ये आपका सही होना चाहिए, 28 स्टेट है और कितनी यूनियन टेरिटरीज है, हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो ब्रेक हुआ वो किसमें, जम्मू एंड कश्मीर में ब्रेक हुआ और एक ब्रेक हुआ लद्दाख में, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर। Now the next is who among the following was not a governor of RBI। आपको बताना है कि इसमें से RBI का गवर्नर कौन नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, सो नॉट अ गवर्नर ऑफ RBI, मनमोहन सिंह ये तो है, डी सब्बा राव ये भी है, ठीक है, एम नरसिम्हन ये भी है, एमएस गिल जो है वो आपके गवर्नर नहीं है, नॉट अ गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, ये IAS थे पंजाब कैडर के, कौन से कैडर के थे, IAS थे पंजाब कैडर के, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं, लेकिन RBI के गवर्नर नहीं रहे। अब मैं मनमोहन सिंह के बारे में एक फैक्ट बताती हूँ कि ये इकलौते ऐसे PM है जिनका साइन हमारे नोट पे है। क्यों, जो करेंसी हम यूज करते हैं नोट पे है, क्योंकि ये RBI के गवर्नर भी रहे हैं और PM भी रहे हैं जिनका साइन, ऐसे तो RBI के गवर्नर का नोट में साइन होता है, लेकिन वो PM भी बने ना, सो इकलौते ऐसे PM जिनका नोट पे सिग्नेचर है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट इज which of the following article mentions the protection of monuments and places, and which of the following article mentions the protection of monuments and places and objects of national importance। आपको बताना है protection of monuments and places के बारे में। So article 48 is all about protection of wildlife, forest and environment। Article 49 is all about protection of monuments। Article 51 is promotion of international peace and security। ये जो UN यूनाइटेड नेशन की बात आती है, तो हम यूनाइटेड नेशन का जो पार्ट है वो इसलिए क्योंकि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात आर्टिकल 51 में होती है। सो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाने वाला है। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंश्योर्स लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। लिविंग वेजेस की बात किस में की गई है, आर्टिकल 43 इज ऑल अबाउट लिविंग वेजेस एटसेट्रा फॉर वर्कर्स। 43 A is about participation of workers in management of industries। Okay, article 43B is about promotion of cooperative society, कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के बारे में बात होती है। एंड आर्टिकल 44 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, एक ही नियम हर जगह पे होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता है। सो हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ, इसके बारे में कौन बताता है। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 20 यानी आर्टिकल नंबर 20 बताता है ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव पनिशमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। मान लीजिए कोई दोषी व्यक्ति यानी एक्यूज्ड है, तो उसको एक्सेस पनिशमेंट ना मिले, एक ही चीज के लिए 2 बार पनिशमेंट ना मिले, इसका अश्योरेंस आर्टिकल नंबर 20 में होता है। आर्टिकल 21 इज ऑल अबाउट राइट टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी लिबर्टी, इनफैक्ट हमारी लाइफ का प्रोटेक्शन ये आर्टिकल नंबर 21 बताता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन मेंशन्ड है, ठीक है, RTE बेसिकली राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये इसमें यानी कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फोर्स लेबर ना कराया जाए, पढ़ाई की इनफैक्ट पढ़ाई का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, इसके बारे में बात की गई है। आर्टिकल 22 इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 22 में। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट इज who is the chairman of public account committee in the parliament। so basically क्या है, chairman, the chairman of public account committee is appointed by speaker of lok sabha, यानी कि speaker of lok sabha chairman को कौन करता है, अपॉइंट करता है। so our answer is option D। now the next is which among the following amendment made is compulsory for the parliament to give his assent to the constitutional amendment bill, यानी कौन सा amendment करना पड़ा
फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी CAB के नाम से जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था? 24 था, या फिर 39 था, या फिर 19 था, या फिर 42 था? सो बेसिकली 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही ये इस चीज की बात की गई है। 42 को क्या बोलते हैं? ये वाला जो है इसको बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस टाइम में इंदिरा गांधी ने बहुत कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, प्रीएम्बल में चेंजेस लाए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज में चेंजेस लाए थे। ठीक है, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। मैं दिखा देती हूँ आपको 24वां संवैधानिक संशोधन। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। थैंक यू सो मच। एक पार्ट और बच रहा है, लास्ट पार्ट भी आपका आ जाएगा, पार्ट नंबर 5। थैंक यू।